आदर अभिनंदन और स्वागत है आपका प्ले विद क्वेश्चंस में। आज हम सरल आवर्त गति के अंतर्गत प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक एक छोटा टॉपिक होगा, केवल प्रक्षेप्य गति के बारे में जानकारी होगी। फिर इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। तो जरा ध्यान से समझना, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में हम फेंकते हैं तो वह पिंड एक वक्र पथ पर गति करता है और उसके गति को ही हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं और उस पथ को हम प्रक्षेप्य का पथ या प्रवलयाकार पथ कहते हैं। तो फिर से जरा ध्यान से समझना, दो तीन टॉपिक पॉइंट्स आपको ध्यान देना है कि ये पिंड क्या होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न होगा। मतलब पहली बात यही पूछेगी कि प्रक्षेप्य का पथ क्या ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है, तो नहीं फेंका जाता है। कैसा पथ होगा, वक्र पथ होगा। इसी वक्र पथ को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप का पथ। और इसी प्रक्षेप के पथ को हम कैसी गति कहते हैं, परवलयाकार। यानी कि पूछेगा कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार, अति परवलयाकार या परवलयाकार, तो कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ये इतना बात ध्यान देंगे। इसके अंतर्गत जितनी उदाहरण है अब उसको समझते हैं। पहला उदाहरण है तोप से छूटे गोले की गति। तोप से जो गोला छूटेगा उसकी भी गति प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत। ईंधन समाप्त हो जाने के बाद रॉकेट की गति प्रक्षेप गति के अंतर्गत। जो बल्ले से हम गेंद को मारते हैं तो बल्ले से टकराई गेंद की भी गति क्या होगी, प्रक्षेप्य गति। तो दो तीन एग्जांपल्स आप एकदम बिल्कुल याद रखेंगे। पहला है तोप से छूटे गोले की गति, तोप से छूटे गोले की गति। दूसरा एग्जांपल है बल्ले से टकराई गेंद की गति, बल्ले से टकराई गेंद की गति। और तीसरा एग्जांपल है ईंधन समाप्त हो जाने के बाद, ईंधन समाप्त हो जाने के बाद रॉकेट की गति, रॉकेट की गति। तो इतना बात आप प्रक्षेप्य गति से ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं प्रक्षेप्य की ऊंचाई। तो प्रक्षेप्य की ऊंचाई के अंतर्गत सबसे पहले इसका हम सूत्र याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली पूछता है कि इसका सूत्र क्या होता है और ये किस पर किस तरीके से निर्भर करता है। तो प्रक्षेप्य की ऊंचाई का सूत्र होता है h = u² sin² θ/2g। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये तो पूछेगा कि प्रक्षेप्य की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, इतना होता है। प्रक्षेप्य की ऊंचाई अधिकतम कितने एंगल पे होती है, तो थीटा का मान जब 90 डिग्री हम रखेंगे, जब थीटा = 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। इस कंडीशन में H मैक्सिमम प्राप्त होगा और H मैक्सिमम कितने के बराबर होगा, u²/2g के। यानी कि यहां से एक निष्कर्ष यह निकलता है कि ऊंची कूद में जंप करने वाला खिलाड़ी या ऊंची कूद में ऊंची कूद जो खिलाड़ी कूदता है उसको कितने डिग्री के एंगल पर कूदना चाहिए जिससे वो ज्यादा ऊंची छलांग लगा सके, तो 90 डिग्री के एंगल पर उसको उछलना चाहिए। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे, पूछता है कि ऊंची कूद के खिलाड़ी को अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितने डिग्री के एंगल पे कूदना चाहिए, तो 90 डिग्री के एंगल पर अपने आप को जंप करना चाहिए जिससे वो अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट बात पे आते हैं, परास क्या होता है। तो परास को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, r यानी कि रेंज। अब यहाँ पे जो r का वैल्यू होगा, r = होता है u² sin 2θ/g। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये 2g h में था और इसमें केवल g रहेगा, इसमें sin² थीटा था, इसमें u² sin 2θ रहेगा। अब अधिकतम प्रास कब प्राप्त होगा, तो जब थीटा = 45 डिग्री होगा, तब यहाँ पे थीटा 45 हो जाएगा तो साइन 90 हो जाएगा, 45 दूनी 90। इस कंडीशन में क्या प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा।
यानी कि आर मैक्स इक्वल टू हम कह सकते हैं आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। अब यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि लंबी कूद के खिलाड़ी को अत्यधिक लंबाई तय करने के लिए कितने डिग्री के एंगल पे कूदना चाहिए? 45 डिग्री के एंगल पे। या भाला फेंक, चक्का फेंक, गोला फेंक में खिलाड़ी को कितने डिग्री के एंगल पे फेंकना चाहिए कि वो अत्यधिक दूरी तय करे? तो 45 डिग्री के। तो इसमें एग्जाम्पल याद रखेंगे आप, इससे रिलेटेड जितने भी हैं। पहला तो है लंबी कूद के खिलाड़ी को कितने डिग्री के एंगल पे जंप करना चाहिए, कितने डिग्री के एंगल पे कूदना चाहिए जिससे वो ज्यादा जाए? 45 डिग्री। या भाला फेंक, चक्का फेंक या गोला फेंक, इन सभी कंडीशन में कितने डिग्री के एंगल पे हम फेंकेंगे तो ज्यादा दूरी तय करेगा? तो 45 डिग्री के एंगल पे। इतना बात आप याद रखेंगे। अब आते हैं जो प्रक्षेप्य का उड्डयन काल है, कुल समय है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। इसके बारे में समझते हैं जरा। तो टी इक्वल टू होता है 2u sin थीटा बाई जी। दोनों में ध्यान देना, यहाँ पे 2u sin थीटा बाई जी, यहाँ पे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, और यहाँ पे है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। इसमें कहीं भी द्रव्यमान नहीं है, जरा ध्यान से समझना इस बात को। इस सूत्र में कहीं भी द्रव्यमान नहीं है। तो प्रश्न पूछता है कि 10 केजी और 15 केजी या असमान द्रव्यमान के पिंड को या गोले को तोप से छोड़ा जाता है एक ही समय पर एक ही वेग से, तो कौन पहले गिरेगा? तो दोनों समान समय पे गिरेंगे, क्योंकि प्रक्षेप्य के उड्डयन का जो समय होता है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पे ऐसे ध्यान देंगे कि 10 केजी व 20 केजी के दो गोले हैं और तोप से दोनों समान वेग से छोड़े जाते हैं। कौन पहले गिरेगा? तो दोनों 10 केजी व 20 केजी दोनों समान समय पे गिरेंगे, क्योंकि प्रक्षेप्य का उड्डयन का समय जो होता है इस पर निर्भर नहीं करता है। फिर से एक बार, 10 केजी व 20 केजी के गोले तोप से समान वेग से समान समय पे छोड़े गए। कौन पहले गिरेगा? दोनों समान समय पे गिरेंगे, क्योंकि प्रक्षेप्य के उड्डयन का जो समय होता है वो स्मॉल m पे या द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। तो हमने प्रक्षेप्य गति, ऊंचाई, परास और उड्डयन के कुल समय को समझा। इसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। आइए प्रश्नों पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, आप प्रश्नों को देखते भी जाना और मैं बोलते भी जा रहा हूँ, आप आंसर लिख लेना, फिर अंत में मिलाएंगे कितना सही है। पहला प्रश्न है, सरल आवर्त गति में बल सदैव लगता है। ऑप्शन है साम्य स्थिति की तरफ, विपरीत दिशा में, दोनों तरफ या नॉट। इनमें से कोई नहीं। मतलब साम्य स्थिति की तरफ लगेगा कि साम्य स्थिति के विपरीत लगेगा कि दोनों तरफ बल लगेगा कि इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है अंत बिंदु पर, मध्यमान बिंदु पर, दोनों पर समान, इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की घंटे की सुई का आवर्त काल होता है 1 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा। फिर अगला है, आवर्त काल का सूत्र होता है, ऑप्शन आपके सामने, कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई रूट में L बाई जी, या T इक्वल टू 2 पाई रूट में G बाई L, या T इक्वल टू 2 पाई रूट में 2G बाई L, या T इक्वल टू 3 पाई रूट में L बाई G। अगला है, आवर्त काल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सदैव, कभी नहीं, कभी कभी, कह नहीं सकते। फिर चंद्रमा पर लोलक घड़ी तेज चलेगी, धीरे चलेगी, काम नहीं करेगी, पृथ्वी पर जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। अगला है, सिलाई मशीन की सुई की गति उदाहरण है, आवर्त गति का, दोलन गति का, काल्पनिक गति का, या ये सभी सत्य है। अगला, चक्का फेंक में खिलाड़ी को अधिकतम दूरी के लिए फेंकना चाहिए 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे या 70 डिग्री पे। अगला है, प्रक्षेप की ऊंचाई का सूत्र है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या इनमें से कोई नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप की उड़ान का कुल समय होता है
टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, या 2u साइन थीटा बाई जी, या यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g, या 2u साइन थीटा बाई 2g। तो मुझे उम्मीद है कि आप टिक लगा लिए होंगे। आइए मिलाते हैं कितना आपके सही है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में बल सदैव लगता है। तो कल ही हम लोग पढ़े थे बल सदैव कहाँ लगेगा, साम्य स्थिति की तरफ। गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होती थी, अंत बिंदु पर शून्य हो जाता था। क्यों, क्योंकि वेग शून्य होता था। तो अधिकतम कब होती थी, मध्यमान बिंदु पर। घड़ी की घंटे की सुई का आवर्तकाल कितना, 12 घंटा। आवर्तकाल का सूत्र हम लोग पढ़े थे, टी इक्वल टू 2 पाई रूट में L बाई जी। और द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं, कभी नहीं करता है। तभी तो झूला झूलती बैठी लड़की के बगल में कोई और लड़की आके बैठ जाती थी तो वो उतना ही दोलन चलता रहता था, आवर्तकाल पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ता था, यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी क्या हो जाती थी, जी का मान घटने के कारण आवर्तकाल बढ़ जाता था और घड़ी धीरे चलने लगती थी, या घड़ी सुस्त हो जाती थी तो धीरे चलेगी। और सिलाई मशीन की सुई की गति उदाहरण है, आवर्त गति, दोलन गति, काल्पनिक गति सभी का उदाहरण है। चक्का फेंक में खिलाड़ी को अधिकतम दूरी के लिए फेंकना चाहिए, कितने डिग्री के एंगल पे फेंकना चाहिए, 45 डिग्री के एंगल पे। और प्रक्षेप की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और प्रक्षेप की उड़ान का कुल समय कितना होता है, तो कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g, जो कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इतना हमने पढ़ा, फिर से आप इसको दोहराना और अगली वीडियो में हम अगले कंसेप्ट और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।